हाँ, रिलेटिव मोशन के आंसर लो, जल्दी बैठो। हाँ, रिलेटिव मोशन में फर्स्ट का है स्प्रू। चलो सेकंड का बोलो। बॉम्बे। थर्ड आगरा चेन्नई। फोर्थ बॉम्बे। फिफ्थ आगरा। आगरा। ओके। टाइम टेकन बाय स्विमर टू रीच अपोजिट बैंक इज T1. रीच अपोजिट बैंक इन द रिवर इज T2. ये कुछ लिखना नहीं चाहिए इसमें चीजें कि क्या चल रहा है ये आएगा। रिवर में मैं मान रहा हूं रिवर की स्पीड u है, आदमी की स्पीड v है। पहले में पूल रेस्ट पे है, आदमी की स्पीड v है। क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो ये आएगा T1 बाय T2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v। चेन्नई में चेंज कर लो v। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का बॉम्बे। बॉम्बे कर लो। 7 का 28 बाय 48 बाय 25। चलो 8th का बॉम्बे। 9th का आगरा। 10th का बॉम्बे आगरा। मेरे में बॉम्बे दिल्ली है। चलो 11 का आगरा चेन्नई गोला। 12th का नहीं है मेरे पास आंसर, देखूंगा अभी। चलो 13 का 2। 14 का 48। 15 का 22। 16 बॉम्बे। 17 आगरा। 18 चेन्नई। 19 बॉम्बे। 20 चेन्नई। दिल्ली आएगा शायद, गोला लगा दिया, जो भी आएगा देखेंगे। 21 चेन्नई। 22 दिल्ली। 23 आगरा। 24 आगरा। 25 दिल्ली। चलो इतना पार्ट देखते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख चुका था मैं। चलो 7 ऑनवर्ड्स। 7 का तो ठीक है। हाँ 10th कंसीडर अ शेल दैट हैज अ मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू शेल या विथ रिस्पेक्ट टू कैनन, मतलब गन का असर जोड़ना बाकी है। टेल गन ऑफ ए एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 215 can be directed at any angle with the vertical in the plane of motion. Moving horizontally 215 theta से ये that can be directed at any angle. The shell is fired when the plane is above the point A on the ground, and the plane is above point when the shell hits the ground. बातें करना बंद करिए। तो क्वेश्चन सिंपली ऐसा है, ये 45 मीटर पर सेकेंड है और ये 45 मीटर पर सेकेंड इसके रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी है, एक 215 प्लस 45 कॉस थीटा, एक 45 साइन थीटा। अब ये जब इधर गिरेगा ये कहीं ऐसे जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। शेल में हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ए पॉइंट पे हिट कर सकता है। नहीं, अगर ए पे हिट करना है तो इसको वेलोसिटी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी खत्म नहीं हो सकती, और ये खत्म नहीं हो सकती तो आगे ही गिरेगा। तो आगरा रॉन्ग। मे हिट द ग्राउंड एट पॉइंट बी। बी किधर है?
बी क्या है, हाँ ये हो सकता है अगर ये वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दे, थीटा की वैल्यू 90 रख दे, तो बी हो सकता है जब थीटा 90 हो जाए। सी हिट ऑन द अर्थ विच इज बिहाइंड और अहेड, सी गलत है। ए पॉइंट के पीछे तो आ ही नहीं सकता, इवन ए पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये वेलोसिटी तो पक्का बनी रहेगी, क्योंकि ये वेलोसिटी इसके पास है। तो आंसर बिल्कुल सही, बॉम्बे दिल्ली। चलो 11th क्वेश्चन, a smooth inclined plane has an inclination theta from point A on the plane, body 1 is projected with speed u, okay, and from point 2 is released from rest, distance AB with the magnitude of, हाँ देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसकी वेलोसिटी u है और इसका एक्सीलरेशन g है, इसका एक्सीलरेशन g साइन थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू b, विथ रिस्पेक्ट टू बी को स्टॉप करते तो इसके पास वेलोसिटी u बनी रहती और एक्सीलरेशन सिर्फ एक ही बचता, g cos थीटा, क्योंकि दरअसल इसके पास g cos थीटा और g sin थीटा दोनों है, और g sin थीटा स्टॉप करने पे खत्म हो गया, तो g cos थीटा अकेला बचा, मतलब इसकी मोशन ऐसी कुछ बनेगी और ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। चलो अब देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आर v एंड a डैश, g cos थीटा, तो चेन्नई सही हो गया। आगरा में किसी भी समय वेलोसिटी देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u का साइन थीटा प्लस u का cos थीटा माइनस g cos थीटा इंटू t का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b है। कोई है ऐसा? आगरा, तो आगरा सही है, बॉम्बे गलत है, चेन्नई सही है, तो आगरा चेन्नई, तो 11 का आंसर आगरा चेन्नई। कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि इसको स्टॉप करने पे इसका एक्सीलरेशन सिर्फ g cos थीटा बचेगा, तो अब इसकी वेलोसिटी ये वाली v sin थीटा, ये v cos थीटा माइनस g cos थीटा t, कैसे कट जाएगा, इसके पास g cos थीटा है ही नहीं, कहां एक्सीलरेट कहां कर रहा है, ये तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है ना, अरे ये हवा में, अरे बी इसके पैरेलल मूव कर रहा है, अरे यार अब ये भी समझाना पड़ेगा क्या, ये g sin थीटा से नीचे मूव कर रहा है, बस ये नहीं आ रहा समझ में कि इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा है, और ये हवा में है तो नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं, तो इसके पास एक g का cos थीटा भी है, एक g का sin थीटा भी है, दोनों है, इसके नॉर्मल रिएक्शन ने mg cos थीटा काट दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या लिखा है, देयर इज अ ब्रिज ओवर रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो, बोट स्टार्ट्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो विथ वेलोसिटी बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट ऐसे जा रहा है, एक विंड भी है, विंड ऐसे जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू विंड, एक रिवर के पास भी स्पीड है क्या, रिवर राइट में है, shows the required relative velocity, ठीक है। चलो तो तीन वेलोसिटी है इसके पास, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, पर्सन खुद भी जा रहा है, क्या क्या हो रहा है इसमें, चलो देखते हैं। रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, इस पे एक बोट का विंड के रिस्पेक्ट में, विंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक साइक्लिस्ट भी है, साइक्लिस्ट का कट जाएगा, आप देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू द पर्सन मूविंग ऑन द ब्रिज इन y ग्रेटर देन 0 डायरेक्शन,
ये y क्या है? ओके, y एक्सेस बना रखी है। ओके, तो ये किस तरफ जाइए तो कहीं भी हो सकता है आंसर, क्योंकि ये आंसर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा हो गया आंसर? आगरा भी हो गया। तो पहले का मतलब पी का आगरा भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। ये सेंस ज्यादा दिख नहीं रहा मुझे इस क्वेश्चन का। डायरेक्शन ऑफ द फ्लटर ऑफ द फ्लैग ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन बोट, तो फ्लटर का होगा जो विंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी, तो विंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जहां ये मतलब इन तीनों के रिजल्टेंट का अपोजिट, तो पीछे की तरफ बॉम्बे, इसका एक ही ऑप्शन मैच किया। आर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बोट एज सीन बाय साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट को एक पीछे कंपोनेंट में भी मिल जाएगा, तो इसका आंसर वर्टिकली अप डाउन कुछ भी हो सकता है। क्या है, सेंस नहीं है इसको, मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में, बोरिंग। मैं नहीं कर, सोचते रहना खुद से, अगले पे आओ, टाइम नहीं अपने पास। 13 का हो गया। हाँ 13 में क्वेश्चन ये है, ये पर्सन इसकी तरफ, ये पर्सन इसकी तरफ, इसको करने के तरीके हैं, ये एंगल 60 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? v माइनस वी कॉस 60, v बाय 2, तो टाइम कितना लगेगा? l बाय रिलेटिव स्पीड, ये आंसर है। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ n, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज n। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ठीक करता हूं। मान लो ये क्वेश्चन पूछा होता, जो बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ l, तो अब पूछा होता टाइम टू कोलाइड, कितनी देर में कोलाइड करेंगे, तो लेंथ कितनी कवर अप करनी है इनको? l, रिलेटिव स्पीड कितनी है? v प्लस v कॉस 60, तो 2l बाय 3v। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इंटू टाइम, 2l बाय 3। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट ये यहां से इधर पहुंचेगा, l बाय √3। ठीक है, तो अब अंदाजा लगा लो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे थे। तो क्या फर्क पड़ रहा है? किसी भी इंस्टेंट पे जो भी सेपरेशन है उसका रेट ऑफ चेंज 3v/2 ही होगा। मान लो ये इधर भी चला गया तो भी इस r लेंथ का रेट ऑफ चेंज हर इंस्टेंट पे फिगर यही तो बनेगा। ये मुड़ता भले जाए लेकिन r का रेट ऑफ चेंज तो यही आएगा, -3v/2। चलो क्वेश्चन नंबर 20, balloon starts rising with acceleration 2 vertically up. After it has risen for 10 seconds, it catches the wind, which gives an additional horizontal acceleration 3. 10 seconds after this, particle is thrown. बातें करना बंद करें। तो ये x है, ये x मान लो, ये y मानो, ये z मानो, ये बलून ऊपर जा रहा था, तो 10 सेकंड के लिए वर्टिकल कंपोनेंट इसने लिया 2 का एक्सीलरेशन। हाँ, तो 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगले एक और 10 सेकंड लगा और तब तक इसने कितना ले लिया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ईस्टवर्ड, ये ईस्ट मान लो, तो ये बलून पहुंच गया इधर कहीं, और इसकी ये वाला कंपोनेंट हो गया कितना? 40। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? 30। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो एक z डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट किया है ½ a t²।
400 मीटर, एक वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया हाफ ए टी स्क्वायर 150 मीटर। तो 150 इधर चला गया, 400 ऊपर चला गया। अब क्या निकालना है? अब पत्थर फेंक दिया सो एज टू रीच द पॉइंट। इस तरीके से पत्थर फेंकना है कि वो ओरिजिन पे जाए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बलून, ये मान लो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता। क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, तो वी वाई प्लस 30 जे कैप प्लस 40 के कैप। बैलून के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली फेंकना मतलब बैलून के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हैं, तो ये बैलून के रिस्पेक्ट में ये दो वैल्यूज हैं, लेकिन बैलून का हमने जोड़ दिया तो ये आंसर आ गया। अब किसी भी टाइम पे ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? जेड में। तो अब मैं इसमें क्या क्या दिक्कत है? एक्स इधर, वाई इधर, जेड इधर, ग्रेविटी जेड डायरेक्शन में, तो पोजीशन वेक्टर कितनी आएगी? इनिशियल पोजीशन कितनी थी? इनिशियल पोजीशन थी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 150, जेड की वैल्यू 400। तो आर वेक्टर एक्स की वैल्यू 0, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? वी एक्स टी। वाई डायरेक्शन में 150, लेकिन प्लस वी वाई प्लस 30 टी। जेड डायरेक्शन में 400, जेड डायरेक्शन में स्पीड है 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये पोजीशन वेक्टर आ गया, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए जो कि हमारा 0 0 0 था। ठीक है, तो Vx का तो सेंस ही खत्म हो गया, Vx की वैल्यू आ गई 0। इस वाले टर्म को अगर हम 0 करें और इस वाले टर्म को हम 0 करें तो ये t में क्वाड्रेटिक बन गई, t की वैल्यू आ जाएगी, तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8t। रूट अच्छे नहीं बने इसके? अच्छे बनने चाहिए थे कायदे से। माइनस 80 है तो भी क्या कर लिए? रूट अच्छे नहीं दिखे। तो रूट तो गंदे है। 4 प्लस माइनस रूट 96। ये अब निकाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब हमें ये निकालना है। तो 150 प्लस वी वाई प्लस 30 इंटू टी, इसकी वैल्यू 0। बड़ा गंदा डेटा नहीं हो गया? रूट 96 को 100 मान लो, तो ये लगभग 11 के करीबन, 19 के करीबन। यहां आंसर मैच नहीं कर रहा है। और Vx कितना है? 0। बातें करना बंद करिए। पता नहीं क्यों अप्रॉक्स ही होगा आंसर, अब जो भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है डेटा तो मैंने ही मान के चला है कि लगातार ये एक्सीलरेट कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और इस तरफ एक्सीलरेशन इसने लिया 3 मीटर पर सेकेंड का ईस्ट, 10 सेकेंड, बिल्कुल सही डेटा है। 40 कंपोनेंट 400 150, ये भी सही है। एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका रोल ही नहीं है। अब वाई डायरेक्शन में 150 था प्लस वी वाई प्लस 30 इंटू टी प्लस 400 प्लस 40t माइनस 5t स्क्वायर। कहां? ईस्ट वेस्ट से क्या फर्क पड़ रहा है?
तो ईस्ट वेस्ट से क्या अंतर आ रहा है पन्ना? क्या +30 क्यों होगा? ओके, ये नेगेटिव था। हाँ, तो भी कौन सा आंसर मैच कर रहा है? चेन्नई 41। हाँ, तो एग्जैक्ट तो अब भी नहीं आया। हाँ, तो ऐसे ही होगा, वो रैशनली होगा। नहीं मतलब इतनी मेहनत करी थी थोड़ा डेटा बनाने में, ये मेहनत हो जाती कि अच्छा आंसर आ जाता। हाँ, लेकिन तरीका देखा कि मैंने क्या किया, मैंने यहां वेक्टर्स यूज किए जहां हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। ये बताओ, चलती ट्रेन से कोई गिर जाए, अब ट्रेन ने ब्रेक लगा दिया तो आदमी को ब्रेक लग जाएगा क्या? समझ गए? तो नहीं आएगा। एक्सीलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होगी। ठीक है। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा और गंदा किया जा सकता था कि हो सकता है यहां कहीं गिराना होता, तो ये और गंदा हो जाता। तो वेक्टर अगर आप यूज नहीं करते तो बहुत गंदा जाता है ये क्वेश्चन। इसीलिए इससे परहेज ना करें वेक्टर यूज करने से। और वेक्टर भी मैं कैसे कह रहा हूं, जो मैंने काइनेमेटिक्स में सबसे पहली क्लास में बोला था, पोजीशन वेक्टर लिख लो किसी भी टाइम पे और फिर खेलते रहो उससे। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब कुछ समझ में ना आए, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, पोजीशन वेक्टर लिखो, मैथ्स लगाओ। क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वीवाई की डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं है किस तरफ है, तो वीवाई तो एक अननोन है। +30 आएगा वैसे भी। चलो टॉपिक 2, 26 का 13, 27 3 है, 3 है। 1 किलोमीटर पर आवर 3/4 3 3 3 3 3 1 1 3, बिल्कुल सही है। 27 का चेन्नई, 28 का हैंसप्रू, 29 5, 30 का 120, 31 120, 32 आगरा चेन्नई, आगरा चेन्नई, 33 QRST, 34 RSPQ, 35 हाँ हाँ वही 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 गोला, अरे गोला आ गया। 36 का 37 आगरा, बिल्कुल सही। दिल्ली, मिनिमाइज टाइम ही शुड, बिल्कुल सही। 38 का आगरा, 39 आगरा, 40 चेन्नई, 41 चेन्नई, 42 दिल्ली, 43 आगरा, 44 बॉम्बे, 46 दिल्ली, 45 दिल्ली, 46 आगरा, 47 हैंसप्रू। साइकिलिस्ट की स्पीड 10 है, रेन 30 है, तो इसको स्टॉप करते ही ये 30 डिग्री, तो ये 10 का ये वाला कंपोनेंट 5, ये वाला कंपोनेंट 5√3, तो 5√3 35, ये एंगल √5/7, √3/7 विथ वर्टिकल। दिल्ली, और दिल्ली है तो इसमें tan थीटा 1/2 जोड़ दें, 1/√3 जोड़ दें, 1/√3 आगरा, आगरा दिल्ली, बिल्कुल सही, यही है आंसर। 35 A and B are moving in front of each other, car is moving up and retarding with A1,
ए। ड्रॉप कर दिया तो इसका एक्चुअल एक्सीलेशन जी, व्हाट इज द एक्सीलेशन? तो जी प्लस A2 डाउन। आगरा, एक मिनट सुनो, टप्पा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये रिटार्ड कर नीचे ऊपर जा रहा है, लेकिन रिटार्ड कर रहा है A1 से, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन A1 नीचे है। अब जो इसने पत्थर या कुछ भी ड्रॉप किया, इसका एक्सीलरेशन G होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कांटेक्ट छोड़ दिया, न्यूटन्स लॉ से सोचो, कोई फोर्स ही नहीं है तो ये G होगा। और अब ये B वाला बंदा इसको ऑब्जर्व करेगा जो A2 से जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू B कॉइन का एक्सीलरेशन G प्लस A2 होगा। A1 का तो कोई रोल ही नहीं है, ये सब डेटा जबरदस्ती दिया है। अगर पत्थर छोड़ दिया तो वो G से ही गिरेगा, ये एलिवेटर थोड़ी ना एक साथ ले जाएगा अपने साथ पकड़ के। तो ये G प्लस A2 आंसर है, तो आगरा आंसर है। क्या ऐसे नहीं कर रहा मैं, 32 का दिल्ली वैली इतना बड़ा। चलो 32 देख लो। इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, 32 में आगरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऐसे जा रहा होगा, ये U, ये V, ये ड्रिफ्ट D बाय V इंटू U। आगरा सही है। X कैन नॉट बी लेस देन, बॉम्बे बिल्कुल गलत है, इवन X कैन बी 0, तो बॉम्बे गलत हो गया। चेन्नई, X टू बी मिनिमम, अगर X को मिनिमम करना है तो हमें ज्यादा क्या है, रिवर की स्पीड ज्यादा है। एक मिनट देखिए, कैन बी 0 तो नहीं है, वैसे कैन बी 0 नहीं है, लेकिन हाँ इससे तो कम हो ही सकती है, तो बॉम्बे फिर भी गलत है। लेकिन इसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं अगर ये थीटा कॉस इनवर्स V बाय U से चला जाए, तो ड्रिफ्ट होगी लेकिन वो मिनिमम होगी। अब जरा देखिए, अरे बातें करना तो बंद करो, मैंने डायरेक्टली V बाई U कैसे लिख दिया ये समझा देता हूं मैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर पर्सन की स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो जैसे वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर होती 6, वेलोसिटी ऑफ रिवर होती मान लो 5, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये इस ड्रिफ्ट को खत्म कर दे और ये सीधे क्रॉस कर ले। आया समझ में? और ये टाइम कितना लगेगा ऐसे जाएगा तो, D बाय 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट, और किस एंगल से, 6 का कॉस थीटा 5 के बराबर हो जाए, तो ड्रिफ्ट 0 आ जाएगी। इसमें मेरे ख्याल से सब लोग कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिवर से छोटी हो जाए, तो रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है, मान लो रिवर की वेलोसिटी होती 9 और मैन की वेलोसिटी होती मान लो 6, तो रिवर 9 है, मैन 6 है, तो चाह के भी इसको तो नहीं काट सकता है। तो अब अगर मुझे निकालना है कि अब तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट पक्का होगी, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो टाइम आएगा D बाय 6 साइन थीटा, और ड्रिफ्ट आएगी 9 प्लस 6 कॉस थीटा इंटू D बाय 6 साइन थीटा, तो 9 कॉसेक थीटा बाय 6 प्लस कॉट थीटा इंटू D, और मैक्सिमा मिनिमा तो कॉस थीटा माइनस 6 बाय 9। ठीक है,
लेकिन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बिना इसके भी। लेकिन वो ट्रिकी है, मैं कैसे सोच रहा हूं वो देखना, कि मैं इसको कैसे सोच रहा हूं कि मिनिमम ड्रिफ्ट कैसे निकाली जाए इसमें। तो मैं ये देख रहा हूं इस पर्सन के पास ऑप्शन क्या है। अब जरा देखिए, पर्सन इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी जा सकता है। ये कहीं भी जाए ये वेलोसिटी तो जुड़ेगी। आया? इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इसका और इसका रिजल्टेंट होगी। अब अगर ये इधर जाता है तो रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर जाता है तो बीच में, इधर जाता है तो बीच में, इधर जाता है कहीं बीच में, इधर जाता है तो रिजल्टेंट वापस इधर आ गया। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि जिस दौरान ये घूम रहा है रिजल्टेंट इसके साथ ऐसे घूमा है, लेकिन ये फिर वापस घूम गया है। कुछ समझ में आया क्या कहा? क्योंकि रिजल्टेंट पहले इधर था और बाद में भी इधर ही है, तो एक कोई एंगल ऐसा आया होगा जिस पर रिजल्टेंट सबसे बड़ा एंगल बनाया होगा। समझ में आया? तो पर्सन ऐसे घूमा, इसका रिजल्टेंट ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो जिस एंगल पे घूम के वापस आया है उसी पॉइंट पे मिनिमम ड्रिफ्ट आई होगी। आया? अब देखो, तो अब जरा देखते हैं कि इसको मैं अब कैसे सोच रहा हूं, ध्यान देना। ये वेलोसिटी वेक्टर इस सर्कल पे कहीं भी लाई कर सकता है, कर सकता है। इसमें रिवर की वेलोसिटी जोड़ दूं, रिवर की वेलोसिटी जोड़ दूं, तो अगर ये मैन की वेलोसिटी इधर होती, रिवर की इधर होती, तो रिजल्टेंट इधर जाता। क्या ये समझ में आया? मैन इधर जाता, इसमें रिवर इंपोज कर दी तो ये इधर जा रहा है, और अब आपको ये दिख जाएगा। दिखाता हूं कैसे। ये है, इन दो का रिजल्टेंट अभी इधर है। अब जब ये इधर होता तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, जब ये इधर होता इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। अब आ गया समझ में? इधर होता इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, तो इसका मतलब बीच में कभी ऐसा था जब इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम एंगल बनाया था। और कब? जब पर्सन की वेलोसिटी इधर होगी और रिवर की वेलोसिटी इधर होगी। तो पर्सन की वेलोसिटी अगर v है, रिवर की वेलोसिटी u है, तो ये टेंजेंट वाला केस ही मिनिमम ड्रिफ्ट का केस है। आया समझ में? तो ये इन दोनों का रेशो ऐसे आएगा। तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों में ही कॉस इनवर्स आया है और दोनों का रेशो। तो एंगल तो बड़ा आसान है, कॉस इनवर्स छोटा अपॉन बड़ा। एक में जीरो ड्रिफ्ट होगी, एक में मिनिमम ड्रिफ्ट होगी। लेकिन वजह समझ गए कैसे? तो ये इंटरेस्टिंग केस है कि एक वेक्टर घूम रहा है, एक कांस्टेंट है, तो दोनों का रिजल्टेंट पूरा 180 डिग्री घूम जाता अगर ये वेक्टर बड़ा होता। समझ गए? ठीक है, तो होपफुली आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मॉड Z1 की वैल्यू कांस्टेंट है और इसमें मैं Z2 जोड़ रहा हूं, और अब मैं पूछ रहा हूं Z1 माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट, और Z2 का मॉड Z1 के मॉड से बड़ा होता। तो ये यही क्वेश्चन पूछा है, नहीं समझ आया? Z2 ये इधर है, Z2 हमारा कोई रियल या किसी एक डायरेक्शन में होगा, Z1 ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, Z1 का मॉड कम है, और इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये Z1 प्लस Z2 है, और ये आर्ग्यूमेंट ऐसे घूम रहा होगा, तो आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? समझ गए? तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया। आंसर दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। एक्स विल बी मिनिमम आएगा, मैक्सिमम लिखा है, ये मिनिमम आएगा। तो आगरा और चेन्नई 32 का। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बातें करना बंद करिए। ये आसान टॉपिक है, लेकिन एक मिनट, अब मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है, मुझे यह बताना है कि मैं कैसे सोचता हूं। समझ गए? आपको हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा चीजें आती हैं फिर भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैं सोच रहा हूं उस तरीके से सोचिएगा। चलो, तो न्यूटन्स लॉ में
कुछ नई नई चीजें भी आएंगी बीच में। तो पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। लेकिन फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, अगर नो एक्सटर्नल फोर्स हो तो मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लगभग ये यही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो, ठीक। अब इसमें मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही यहां यूज कर रहा हूं। ये जब ओमेगा से घूम रहा है और एक ब्लॉक इस पे है और ये ब्लॉक डजंट स्लिप। अब दो पर्सन, एक पर्सन जो इसी पे साथ में घूम रहा है, पर्सन खुद घूम रहा है, एक पर्सन जो ग्राउंड पे है। बताओ इस पर्सन को ये कैसे दिखेगा? मतलब ये समझिए मैंने हाथ में चौक रखी और मैं घूम रहा हूं, तो मेरे लिए ये चौक रेस्ट पे है, तो मैं ये क्या कहूंगा कि इस चौक का एक्सीलरेशन 0 है विथ रिस्पेक्ट टू ए। और अगर एक्सीलरेशन 0 है मतलब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा रहा हूं मैं, तो यहां दो फोर्सेस, जितनी फोर्सेस हैं वो कटने चाहिए। एक फ्रिक्शन अंदर है और एक सेंट्रीफ्यूगल। आया समझ में? और जो फ्रिक्शन और एम ओमेगा स्क्वायर आर लगाए हैं ये दरअसल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जरा देखें विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी पर्सन ये कह रहा है कि इट इज मूविंग इन अ सर्कल, बी के लिए सर्कल में मूव कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग इट द एक्सीलरेशन। तो क्या बनेगा यहां F इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। क्या पहली चीज ये समझ में आई? यहां एक फोर्स एक एक्सीलरेशन है, यहां दो फोर्सेस हैं जो आपस में कैंसल आउट हुए हैं। यहां हम इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहां हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा रहे हैं F इक्वल टू एम ए। पक्का पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसका और आसान एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई एलिवेटर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होता, एक पर्सन इधर होता, ये 2 किलोग्राम होता, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए क्या कहता? ए कहता कि इस पे ये इक्विलिब्रियम में है, यही तो कहता। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट मींस देयर आर फोर्सेस विच आर गेटिंग कैंसिल्ड, तो टी इधर, 20 इधर, 6 इधर, तो यहां 3 फोर्सेस हैं, एक भी एक्सीलरेशन नहीं। लेकिन इस बंदे के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? टी ऊपर, 20 नीचे और एक्सीलरेशन 3 का। तो ये क्या लगा रहा है? t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। होपफुली आपको समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में डिफरेंस। फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम के लिए बात करता है और सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए। पहला पॉइंट क्लियर है? तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल एक असली फोर्स है, सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता। यह आपको उल्टा लग रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूं? सेंट्रीफ्यूगल इज अ रियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स देयर डजंट एग्जिस्ट एनीथिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सेंट्रीफ्यूगल होता है। और जबकि जो होता है हम उसी को स्यूडो बोल रहे हैं। तो समझाता हूं, सेंट्रीफ्यूगल इन दोनों में से किसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा? इसको तो सेंट्रीफ्यूगल दिख नहीं सकता, इसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। तो ये क्या कह रहा है? फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल कट गए, तो इसको सेंट्रीपिटल दिखना चाहिए। कहां है सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल कहां है? यहां तो फोर्स एक ही है, फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल कौन सा है? तो सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल नेट जो रिजल्टेंट फोर्स आता है अंदर की तरफ, उस कॉम्बिनेशन को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं आया है, सेंट्रीपिटल सिर्फ एक नाम दिया गया है। और किसको?
इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स का नाम दिया। तो यहां F सेंट्रिपिटल के बराबर नहीं है, F ही सेंट्रिपिटल है। ये पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? F ही सेंट्रिपिटल है, यहां F सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है। F सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, F और सेंट्रीफ्यूगल आपस में बराबर है, यहां फ्रिक्शन ही सेंट्रिपिटल है। तो अब समझ में आया कि सेंट्रिपिटल कोई थर्ड फोर्स नहीं है। सेंट्रिपिटल तो मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को नाम दे दिया एक, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत कहना कि सेंट्रिपिटल और फ्रिक्शन बैलेंस हो गए हैं। फ्रिक्शन ही सेंट्रिपिटल है, वहां बिल्कुल सही है, सेंट्रीफ्यूगल और फ्रिक्शन बैलेंस हो गए। तो पहली एक छोटी सी जनरल नॉलेज वाली चीज थी। उम्मीद है ज्यादा बॉदर नहीं करते थे आप कि सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रिपिटल है, जो भी है लगा दो, ठीक है। चलो सेकेंड लॉ, हाँ बोलो। बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रुक जाओ, सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो, लेकिन यहां क्या कहें? F इज प्रोवाइडिंग, अब अंग्रेजी आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब टोटल घूमने के लिए कितना रिक्वायर्ड है उसको सेंट्रीपिटल नाम दिया गया है। अब बताओ क्या कह रहे थे? हाँ, तो अब देखो लास्ट लाइन, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। किसने कहा? हाँ, तो रिलेटिव मोशन रोक तो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बाहर की तरफ नहीं जाता। एक मिनट, ये बिल्कुल गंदा डाउट है। ये अगर ये सोच रहे हो कि इसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता, बिल्कुल नहीं जाता। ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुका रहता, ये डिस्क घूम जाती। क्यों जाएगा बाहर? समझ गया ना? लगता है ऐसा है कि फ्रिक्शन इसको बाहर जाने से रोक रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बाहर चला जाता। अब जरा सोचिए, अगर बाहर जाता तो प्रैक्टिकली ये सही है कि डिस्क घूम रही है, फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, हमने रखा, ये बाहर निकल गया। वेलोसिटी किसने दी? अरे वो अपनी जगह रहेगा और ये घूम जाएगी चारों तरफ। अब क्वेश्चन तो ये लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल तो लग रहा है, फिर उस सेंट्रीफ्यूगल को किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन तो है ही नहीं। रोटेशन उसमें सर्कुलर में बात करेंगे, टाइम कम है क्योंकि पढ़ाना मुझे ज्यादा है और टाइम कम है, तो ये मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल ये दिमाग में एक मैंने डाउट क्रिएट कर दिया आपके, ठीक है। चलो आते हैं हम सेकंड लॉ पे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम फ्रेम बदलेंगे तो हमें पहले से आइडिया होना चाहिए कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाना चाह रहे हैं या सेकंड लॉ लगा रहे हैं या उनका मिक्सचर है। तो मैं जब जब फ्रेम चेंज करूंगा बोलूंगा कि मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाया कि सेकंड लॉ लगाया। चलो न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये मतलब करना एम वी। एम कॉमन लूं तो ये डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी, और अगर v कॉमन लूं तो dm बाय dt। ये मास इंटू एक्सीलरेशन है, आया समझ में? लेकिन ये एक नई चीज है, और ये मैं v dm बाय dt को पीछे ले आऊं, अब इसको नाम दे दूं नया, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। v इंटू dm बाय dt ये थ्रस्ट फोर्स है। अभी समझ में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये आया कि F मास इंटू एक्सीलरेशन नहीं था, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी था। अब मास जनरली कांस्टेंट था तो ये टर्म निपट गया,
लेकिन अगर मास वेरिएबल होगा तो इसका असर आएगा, और हम इसका असर उस तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि हम इतनी बार न्यूटन्स लॉ लगा चुके हैं कि हमारे दिमाग में बैठ गया है F = ma, तो हम उसको बैठे ही रहने देंगे। ये जो रायता फैला है इसको समेट के हम इधर ले आएंगे। हम बोलेंगे वो एक नया फोर्स है जो एक्स्ट्रा इधर लग रहा है, अब टोटल F = ma। सही है। सोचो न्यूटन्स लॉ गलत ना हो तभी तो हमने स्यूडो इजाद किया, और तो जब हमने वहां रायता फैला थोड़ा यहां भी करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ हमारा सही बना रहे। हालांकि न्यूटन्स लॉ हमेशा से सही था, ये था, हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा है वो सही बना रहे, इसीलिए हमने इसको इधर ले आए। ठीक है, हाँ, तो ये मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं अभी। थर्ड लॉ तो बिल्कुल आसान है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्शन रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, ये समझ में आया, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ सेम नेचर। ये पॉइंट समझिए। मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, mg नीचे है, और मैं कहूं mg और n एक्शन रिएक्शन पेयर है, कॉमन सेंस की लैंग्वेज में लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर हैं क्योंकि mg की वजह से ही n आया है। लेकिन मैं फिजिक्स के टर्म में ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये हर कंडीशन में फॉल्स हो रहे हैं लगभग। दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये तो ये सेम ऑब्जेक्ट पे लग गए, और दूसरा सेम नेचर, नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, अलग अलग तरीके से। तो इस mg का जो रिएक्शन आया है वो किस पे आया है? अर्थ पे आया, समझ में? और इस n का रिएक्शन आया है अर्थ पे। अगर मैं मान लूं कि ये अर्थ के ऊपर रखा है तो ये n और ये n एक्शन रिएक्शन के पेयर, ये mg और ये mg ये एक्शन रिएक्शन के पेयर। तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो गलत ना कर देना। और उम्मीद है समझ में आया होगा। एक्शन रिएक्शन का रिजल्टेंट 0 होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि उनका इफेक्ट कट जाएगा। वो ये पॉइंट क्या बोला मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन और रिएक्शन इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पे पक्का 0 आएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे क्योंकि वो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। इस बॉडी पे 10 लग रहा है और इस पे 10 लग रहा है, ये कट थोड़ी ना गए, मैथमेटिकली कट गए क्योंकि वेक्टर अपोजिट है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कटे, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो यहां हमें जो लाइट डालने की जरूरत है इस वाले पार्ट पे, वो तो मैंने तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया, अब मुझे से पूछोगे? अरे तो यही तो मैंने क्वेश्चन क्रिएट पुट किया है, मुझे बताना होता अभी नहीं बता दिया होता। अगली क्लास में पता चलेगा, सर्कुलर मोशन का रिवीजन होगा अगली की अगली क्लास में, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। कोरियोलिस का रोल आएगा उसमें। चलो बातें करना बंद करिए, तो अब जरा इस पे थ्रस्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। थ्रस्ट क्या है? v रिलेटिव dm बाय dt। और ये कब होगा? अगर चीजें कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रही हैं या कंटिन्यूअसली इजेक्ट हो रही हैं। अगर कोई मास लगातार कोलाइड कर रहा है या मास लगातार इजेक्ट कर रहा है, दोनों ही केस में थ्रस्ट आएगा। एग्जाम्पल जरा समझे कि मान लीजिए ये ब्लॉक होता और इस पे हमने पानी की जेट मारी, इस पे जेट मारते और मान लो यहां फ्रिक्शन होता, ये मास m होता, और अब पूछा होता मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ब्लॉक में स्लिप।
क्वेश्चन समझ में आया? और फील तो आ ही गया होगा, पानी मारोगे हो सकता है धक्का लगे और चला जाए। तो दरअसल ये पानी के टकराने की वजह से धक्का लग रहा है। अब इसको लॉजिकली ऐसे फील करिए कि ये मास इससे टकरा रहा है और मैं मान के चल रहा हूं ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब पानी टकरा के रुक जा रहा है। अब मैं फील ये दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फोर्स कैसे लगा रहा है। तो जो डीएम मास है, मास इससे टकरा के रुक जा रहा है, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो ये बार बार डीएम टकराएगा, बार बार मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो डीएम मास इससे टकरा के मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो dt टाइम में v dt लेंथ, इतने हिस्से का मास इससे टकरा गया होगा। तो dm, इसने मोमेंटम इतना दिया dp, और इसका लॉस हुआ तभी तो उसका गेन हुआ है। और dm की वैल्यू रो a v dt इंटू v, ये dp। तो dp बाई dt की वैल्यू क्या आई? रो a v स्क्वायर, या इसे लिखूं v इंटू डी एम बाय डी टी। और क्या ये समझ में आया? वी एम बाय डी टी रो ए वी है। और मैं ऐसे याद रखता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से याद है। एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड है। मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड इंटू रो मास फ्लो पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। तो इसके अंदर आपको सब छुपा हुआ दिख रहा होगा। तो हमने जो थ्रस्ट लगाया वो कितना है? रो ए वी स्क्वायर, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। ग्रेटर देन, सॉरी, मूव कराना है तो हमें ये कंडीशन चाहिए। तो ये कंटीन्यूअस कोलिजन का केस है। कंटीन्यूअस इजेक्शन का केस कि अगर, और ये सबसे बढ़िया रॉकेट प्रोपल्शन नहीं, रॉकेट का ही ले लेता हूं। ये गैसेस बाहर रिजेक्ट हो रही हैं, तो इस पे एक थ्रस्ट आएगा और यहां गैसेस आर इजेक्टेड, या फ्यूल इज बर्न्ड एट रेट म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, एंड गैसेस इजेक्ट विथ मजल स्पीड v नॉट। तो क्या आप समझ में आ रहा है थ्रस्ट कितना आएगा? v रिलेटिव dm बाय dt। अब ये v रिलेटिव dm बाय dt सिंपली क्या है समझिएगा। अगर रॉकेट की वेलोसिटी जीरो है, गैसेस जो अंदर थी तो उनकी वेलोसिटी जीरो थी, जब ये बाहर निकला dm और इसने वेलोसिटी v ले ली, अंदर dm जीरो था, बाहर निकला वेलोसिटी v ले ली, तो इसको रिकॉइल पीछे कराया होगा। तो अगर इसने मोमेंटम dm इंटू v लिया तो इस पे भी मोमेंटम उतना ही ट्रांसफर किया होगा, और dt टाइम में, dt टाइम में। कुछ समझ में आया? अब ये रिलेटिव कहां से मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया टर्म, ये भी समझा देता हूं। ये शायद आपको यहां से दिखेगा, ध्यान देना अच्छे से। मान लो कि ये पिछला ही ब्लॉक था, इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी v है और जेट के पास वेलोसिटी v नॉट है। अब जरा सोचिए dm मास के साथ क्या घटना घटी है? E0। dm मास इससे टकराया और टकराने के बाद रुका नहीं है, उसकी वेलोसिटी v हो गई है। झिला? तो dm मास टकराया और वेलोसिटी हो गई इसकी v, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ? v माइनस माइनस v नॉट। और ये क्या है? v रिलेटिव। बात समझ में आई? तो थ्रस्ट में एक्चुअली v रिलेटिव आएगा। इवन ये गैसेस के केस में भी देख लो, अगर रॉकेट ऊपर खुद, रॉकेट जा रहा होता v नॉट से और गैसेस जा रही होती पीछे v से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, गैसेस v से जाती है, v नॉट से जाती, तो जरा सोचिए ये जो dm मास अंदर था उसके पास वेलोसिटी v नॉट थी। अब dm मास जब बाहर निकला तो उसके पास वेलोसिटी हो गई v, तो dm का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? ये v रिलेटिव ही लिखा है।
और अगले में तो आपको बिल्कुल ही बढ़िया फील आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं इसमें, कि मान लो ये पानी इस तरफ फेंक रहा होता, ये वेलोसिटी होती 3 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होती 7 मीटर पर सेकेंड। अब जरा सोचो, डीएम मास जो अंदर था, वेलोसिटी कितनी थी 3, जब बाहर निकला तो वेलोसिटी कितनी हो गई 7, तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ली यही तो मोमेंटम है, यही तो चेंज इन मोमेंटम है। अब फील आया कि रिलेटिव क्यों आया। और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, मजल स्पीड ही दी थी रिलेटिव, और हमें रिलेटिव ही चाहिए। तो थ्रस्ट क्या बन गया हमारा v नॉट, और बर्निंग रेट कितनी हो गई म्यू। फ्यूल जिस रेट से जलेगा उसी रेट से तो गैसेस बाहर निकलेंगी, गैसेस अंदर तो रहेंगी नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा नहीं तो जिस रेट से फ्यूल जलेगा उस रेट से गैसेस को बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए दोनों बराबर हैं। और अब क्या बन गया म्यू v नॉट, और इधर क्या आ गया mg, और अगर लिफ्ट करना है या हो चुका है जो भी माने, mg इज इक्वल टू m dv बाय dt। क्यों ना m के साथ एक t लिख लिया जाए। ये m के साथ t क्यों लिखा, क्योंकि इसका मास बदलेगा। mt की वैल्यू इनिशियल m माइनस म्यू t, सही बात है। पहले मास m नॉट था, फ्यूल अगर बर्न हो गया तो t टाइम बाद म्यू t मास कम हो गया, टोटल मास ये बचा। तो इसमें मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि कुछ भी रटिए, बस ये समझिए कि थ्रस्ट क्या चीज है। ये चाहो तो रट सकते हो, v रिलेटिव dm by dt। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ पहले का आंसर तो कितना 20 ग्राम। अभी देखते हैं, ये वेलोसिटी v से गया और v से वापस आया, इलास्टिक कोलिजन, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv, ये किसका है सिंगल बुलेट का। तो 1 सेकंड में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना है, कितनी बुलेट टकराई 20, तो 20 इंटू 2mv, और 1 सेकंड का मोमेंटम ही फोर्स है। जीरो काटा तो m वेलोसिटी कितनी है 4mv इज इक्वल टू 1/25, तो मास की वैल्यू 1/100 kg, मतलब आंसर आ गया 10 ग्राम। होपफुली पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि लगातार हम किसी चीज में टकराएंगे, ऐसे हिट करेंगे तो प्रेशर आएगा। आया, और ये कुछ और नहीं, ये प्रेशर का एक्सप्लेनेशन है। किस चीज के लिए, केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पिस्टन पे फोर्स इसी तरीके से लगता है कि ये पिस्टन है और मॉलिक्यूल लगातार इससे टकरा रहे हैं। अब उसमें वन डायमेंशनल नहीं है, उसमें रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन है इसीलिए हमें वी ना लेके वी आरएमएस में कन्वर्ट हो जाता है वो, लेकिन है वही कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, तो उसी का सिंप्लीफाइड मॉडल लिया मैंने। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना मास टकराया, कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, वही फोर्स है। सेकंड क्वेश्चन महासड़ा, इस पे एक थ्रस्ट आएगा कितने का, v रिलेटिव dm by dt। क्या समझ में आया, 24 न्यूटन का, और फ्रिक्शन ना के बराबर है क्योंकि मैंने बियरिंग लगा रखे हैं, छोटे छोटे पहिए हैं, तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लेना है। तो ये कितना है 5, ये कितना है 2, एक्सीलरेशन दोनों तरफ बराबर आएगा, और कितना 24 माइनस टी इक्वल टू 5a, t माइनस 20 इक्वल टू 2a, 4 इक्वल टू 7a, एक्सीलरेशन 4/7। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन यहां टेंशन पूछी है, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 4/7, 20 प्लस 8/7 न्यूटन। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज पूछी है, एक्सीलरेशन किसी भी टाइम t पे
अब किसी भी टाइम टी पे ये अगर कांस्टेंट एज्यूम करें तो क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा? क्या बदल रहा है? मास बदल रहा है। तो दरअसल एक्सीलरेशन किसी भी टाइम पे, तो फोर्स तो हमारा उधर v रिलेटिव बाय dt 24 बनेगा, रोकने वाला 20, टोटल मास 5 इसका, लेकिन 5 माइनस 0.8 t प्लस 2। क्या समझ में आया? तो 4 बाय 7 माइनस 0.8 t, ये वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ गया। अब अगर वेलोसिटी पूछी है तो dv बाई dt करके इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। कहां है कांस्टेंट? फोर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन मास वेरिएबल है। अरे मास तो कम होता जाएगा ना समय के साथ। अगर ये कांस्टेंट निकलता तो रॉकेट हमारा उड़ाने का फायदा क्या होता? देखो अगला क्वेश्चन वही है। कांस्टेंट दे रखा है, अभी मैं जस्टिफाई भी करता हूं कि ये कांस्टेंट कैसे होता है। हां अब देखिएगा, पहले तो काउंटडाउन देखते हैं कितने सेकंड का चलता है। तो अब ऊपर एक लगेगा v रिलेटिव dm बाय dt। v रिलेटिव कितना है? कितना है? 3000। dm बाय dt कितना है? 1.5। आया समझ में? तो 4500 न्यूटन ऊपर आया। और रॉकेट का खुद का वेट कितना है? 5000 न्यूटन। तो रॉकेट तो ये नहीं उड़ेगा अभी। आया समझ में? तो गैसेस इजेक्ट होती रहेंगी, मास कम होता रहेगा इसके हिसाब से। और एक समय ऐसा आएगा कि ये मास कम होके कितना हो जाएगा? जब ये 4500 न्यूटन हो जाए तब तो उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर ये चीज कांस्टेंट है। ये समझ पा रहे हो? बर्निंग रेट, अगर फ्यूल में जैसे सोचिए एक कपड़े में आग लगा दी जाए तो वो एक कांस्टेंट रेट से ही तो बर्न होगा। ये समझ गया ना? तो बर्निंग रेट तो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है टाइम के साथ। और ये स्पीड भी इजेक्टेड कांस्टेंट है, क्योंकि जितना गैस अंदर बनेगी उतना ही प्रेशर बनेगा, उसी प्रेशर से बाहर निकलेगा। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, वो 4500 न्यूटन कांस्टेंट है, ये कम होता रहेगा। और समझ में आया कि जब इसका 50 किलोग्राम मास बर्न हो जाएगा तब ये लिफ्ट अप कर जाएगा। तो 50 किलोग्राम बर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.5 इंटू टी। तो टी की वैल्यू 50 अपॉन 1.5 सेकेंड्स। तो इतने सेकंड में ये उठ जाएगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनाया गया है, जबरदस्ती ये फ्यूल हमने जलाया है, वो बस बताने के लिए कि जब mg और ये बराबर हो जाएंगे ये लिफ्ट अप कर जाएगा। ठीक है? और अब अगर ये लिफ्ट अप कर चुका है, मतलब में t इक्वल टू कितना? t नॉट 50 बाय 1.5 सेकेंड पे ये लिफ्ट अप कर चुका है। और अब किसी भी टाइम पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा 4500 न्यूटन ऊपर और नीचे कितना आएगा? 4500 माइनस 1.5 टी। क्या ये समझ में आया? सॉरी 450 माइनस 1.5 टी इंटू जी। तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? क्यों? क्या हुआ? नहीं आया समझ में? क्या कह रहे हो बताओ? हाँ तो 450 प्लस 50 था, 50 था एम्प्टी रॉकेट का वेट। ओके मैंने लिखा नहीं था। ये फ्यूल है, ये रॉकेट का वेट है। अब 50 किलोग्राम फ्यूल तुम्हारा यूं ही खर्च हो गया। जब लिफ्ट ऑफ किया तब 50 किलोग्राम फ्यूल खर्च हो चुका था। अब आपके इसमें कितना बचा? जब लिफ्ट ऑफ किया तो 450 की जगह 400 किलोग्राम फ्यूल बचा और 50 किलोग्राम रॉकेट बचा, तो 450 किलोग्राम बचा ना। और अब मैं जो टाइम मान रहा हूं वो इसके बाद का टाइम टी और है, मतलब मैं मान रहा हूं टी सेकेंड्स आफ्टर
इट लिफ्ट्स ऑफ। तो इसका वेट जो 450 था, वैसे 500 था, लेकिन 50 किलोग्राम खर्च हो गया। अब 450 में से 1.5 टी माइनस हो गया क्योंकि मास कम हो गया। इतना mg, इतना दिस, और एक्सीलरेशन क्या होगा? दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 4500 तो कट जाएगा, बचेगा 1.5 टी इंटू जी। तो ये एक्सीलरेशन मतलब dv बाय dt की वैल्यू बनी कितनी? 15 टी बाय 450 माइनस 1.5 टी। और इसको चाहो तो सुधार के लिख लो, 1.5 से डिवाइड कर दो तो 300 माइनस टी, और ऊपर बनेगा 10 टी। अब dv बाई dt वगैरह करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, तभी तो मैंने डायरेक्ट किया, लिखा है। वो पूछा नहीं था, पूछा सिर्फ जितना था, वो तो आंसर हमारा इधर आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन की इक्वेशन ऐसी होती है। अब इसमें प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट होते हैं। रॉकेट में फ्यूल की बर्निंग रेट, वो तो फ्यूल की प्रॉपर्टी है, और अगर फ्यूल कांस्टेंट रेट से बर्न होगा तो कांस्टेंट रेट से गैसेस का अंदर प्रेशर बनेगा और उसी रेट से इजेक्ट होगा, तो रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नहीं क्वेश्चन बचे हैं अभी कुछ। चलो महासड़ा क्वेश्चन देखो, ये 5 मीटर तक जा पा रहे हैं, इसका मतलब कितनी जब ये वापस आया तो इसकी वेलोसिटी 20 थी, जब गिरा वापस गया वेलोसिटी 5 थी, नहीं सॉरी ये डिस्टेंसेस हैं। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर से, तो कितना? 10√2 अप्रॉक्स 14 ले लें। अब वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10। तो अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? पहले था 28 का मोमेंटम, 28 का डाउनवर्ड था, अब मोमेंटम 20 का है, तो 20 माइनस माइनस 28, टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। कितना बना? 48 बाय 0.02, 48 का 5 गुना 2400। तो समझ में आया आंसर कैसे निकाला? डाउनवर्ड मोमेंटम कितना था, अपवर्ड मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम ऑफ इंपैक्ट से डिवाइड किया, 2400 न्यूटन। लेकिन एक्चुअली जो आंसर है वो आंसर आता 2420 न्यूटन। ये 20 कहां से आ गया? वो √2 वाला एरर नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो मैंने, तो जो √2 था इसको मैंने 14 मीटर पर सेकेंड लिखा, ये गया कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम। तो जरा समझिए, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, और ये हमने लिखा 20 माइनस माइनस 28 बाय 0.02, 2400 न्यूटन। ये क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। फोर्स या नेट फोर्स? ये नेट फोर्स होता है। तो ये दरअसल नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg की वैल्यू है। यही तो न्यूटन सेकेंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या ऑन द सिस्टम, जो भी। इसीलिए n माइनस mg की वैल्यू 2400 है, n की वैल्यू 2420 होगी। हालांकि जो हमने √2 के अप्रोक्सीमेशन में एरर कर रखी है वो 20 के ऑर्डर की है, ठीक।
लास्ट तक पहुंचे ना होगे, अब बता दो आंसर। लास्ट तक देखो क्या होता है, ये फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या होता है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन इंपल्स आएगा। बोलो ये एरिया कितना है, ये एरिया 4, ये वाला एरिया 8, 12 यूनिट, ये एरिया -2, तो टोटल एरिया 10 न्यूटन सेकेंड। अब ये एवरेज फोर्स का यहां क्या सेंस है, एवरेज फोर्स का सेंस क्या ये दिख रहा है, ये एफ एवरेज, यही तो डेफिनेशन है, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, सब में हमने ये डेफिनेशन फिट करी, यहां भी फिट होगी। तो एवरेज फोर्स क्या है कि अगर इस दौरान एक कांस्टेंट फोर्स रहता तो वो इंपल्स कितना देता, एफ इंटू 6, आया कितना इंपल्स है 10, तो एफ एवरेज की वैल्यू कितनी है 10/6। समझ में आया, एरिया अंडर द कर्व से इंपल्स निकाली, एवरेज फोर्स पूछा था तो एफ एवरेज इंटू टाइम, ये इंपल्स आता, इससे कंपेयर कर दिया, एवरेज फोर्स निकल आया। चलो अब देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते समय हमें क्या करना है, पहला स्टेप, फाइंड डायरेक्शंस with respect to ground, collect all forces, ठीक है, और resolve forces parallel to acceleration, और forces perpendicular to acceleration must get balanced। छापने की जरूरत नहीं है इसको, बस समझ लो क्या कर रहे हैं। और यूज एफ नेट या एफ पैरेलल, और तीसरा अप्लाई कंस्ट्रेंट्स इफ एनी। ये दरअसल हमारे स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा कि सबसे पहला कि आप मोशन देखिए कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, और दूसरा स्टेप जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब ढूंढिए, उन फोर्सेस को मोशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन है तो अप्लाई करिए। तो ये स्टेप एग्जांपल से देखें। पहला एग्जांपल, तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 37 डिग्री, ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा बिल्कुल। अब देखिए कंस्ट्रेंट हम सबसे पहले ही बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 37 डिग्री है। अब जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सभी को पैरेलल और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, तो मान लेते हैं म्यू की वैल्यू 0.2 होती हर जगह। बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं। 5 किलोग्राम पे फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक mg साइन थीटा लगेगा, mg साइन थीटा कितना है 30, एक mg कॉस थीटा लगेगा 4, एक नॉर्मल रिएक्शन, और चूंकि इसका एक्सीलरेशन इधर है, ऑल द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन मस्ट गेट कैंसिल्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन 40 आएगा, 40 इंटू 0.2, फ्रिक्शन 8 आएगा, ठीक है। चलो अब मैं मान के चल रहा हूं कि मोशन हो गई है, नहीं होगी तो कंट्राडिक्शन हमें दिख जाएगा। चलो इस वाले पे फ्रिक्शन लगेगा कितना, इस पे भी 8, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 40 होगी। सबसे नीचे वाले पे यहां 60 आएगा, इसकी मोशन इधर है, ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू मोशन मस्ट गेट कैंसिल्ड, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं। और सही बात है, ये पुश नहीं कर रहा है, दबा ही नहीं रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहां से आएगा।
तो यहां फ्रिक्शन का कोई सेंस नहीं। अच्छी बात है, सबका एक्सीलरेशन ए है, तो मैं एक्सीलरेशन ए लिख सकता हूं। ये T1 छापने की जरूरत नहीं है। T2 इसका 60 माइनस T1 इक्वल टू 6 है, उसका T1 माइनस T2 माइनस 8 इक्वल टू 4 है, इसका T2 माइनस 30 माइनस 8 5 है, और सभी को जोड़ दूं तो T1 T2 T3 सब कट जाएंगे। इसका मतलब हर वो केस जहां आंसर में सबका एक्सीलरेशन ए है वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और ये सब कर भी लेते होगे। तो इस क्वेश्चन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बेवकूफी थी, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रही हैं चीजें। हम कैसे सोचेंगे? 60 खींच रहा है, यहां से 30 रोक रहा है, लेकिन एक फ्रिक्शन 8 रोक रहा है, ये फ्रिक्शन 8 रोक रहा है, और तो कोई है नहीं। तो नेट एक्सीलरेशन 60 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 8 बाय मास 15। क्लियर? अच्छी बात है। तो इसमें कोई हम बड़ी बात नहीं सीखे, ये तो पहले से पता था। लेकिन अब जरा देखिएगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे सोचना, आपको छापना नहीं है क्वेश्चन। 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2, और ये था। पहले एक्सीलरेशन देखें, कितना है बोलो एक्सीलरेशन? मान रहा हूं फ्रिक्शन नहीं है। बताओ। 5 आ गया, क्योंकि यहां से 50 नीचे खींच रहे हैं, 70 नीचे खींच रहा है एक्चुअली, यहां से 20 रोक रहा है, एक्सीलरेशन इधर आएगा, डायरेक्ट लिख लिया। अब इसके बाद ये टेंशन और देखते हैं। अब टेंशन निकालने के लिए कैसे सोच रहे हैं वो देख लो। 1 मिनट निकाल लोगे, लेकिन सुन लो अच्छे से। ये टेंशन गारंटीड 20 से बड़ा होगा, क्योंकि इस टेंशन को 20 को तो बैलेंस करना ही है, 10 और देना है। तो क्या बोला? 20 को बैलेंस करना है, 10 और देना है, 30 न्यूटन। लेकिन जब मैं यहां देखूंगा तो यहां 30 किलोग्राम लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन कितना है? 5। तो यहां पे 30 में से 15 खर्च हो गया, 15 एक्सीलरेट करने में खर्च हो गया है। इसका मतलब यहां टेंशन कितनी बची? 15। लेकिन इसका एक्सीलरेशन भी 5 था, तो इसमें 15 नीचे लग रहा था, एक 20 और नीचे लग रहा था। दरअसल इस पे 35 नीचे लग रहा था 2 किलोग्राम पे। क्यों? टेंशन ऑलवेज पुल्स। 15 ये लगेगा, 20 ये लगेगा, इसमें से 5 खर्च हो गया, बचा कितना है? 25। तो अगर यहां टेंशन 25 आई तो मैं यहां टेंशन सोच सकता हूं। फिर से देखो, 45 नीचे था, 45 में से 10 खर्च हो गया, 35। तो या तो इंस्टॉलमेंट में जाइए, या फिर सीधे अगर आपको ये टेंशन निकालनी होती तो आप इसको एक सिंगल सिस्टम मान लेते। तो इस सिंगल सिस्टम पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 70। लेकिन इस सिस्टम ने कुछ तो अपना खर्च कर लिया। कितना खर्च कर लिया? 35 खर्च कर लिया, बचा कितना? 35। तो इसे कर लोगे? क्योंकि आगे जो हम जुगाड़ें ढूंढेंगे वो जुगाड़ें इस पे डिपेंड करेंगी कि ये सिस्टम कितने जल्दी बना लेते हो। तो ये कितना आया? 50। इसमें से 5 का एक्सीलरेशन नीचे है, 25 खर्च हो गया, यहां कितना बचा? 25। ठीक है। चलो,
और ये इंक्लाइन प्लेन में भी हम एज इट इज लगाएंगे। आठ और 7 जैसे ये था। हाँ, पहला एक्सीलरेशन कितना है, दूसरा फोर्स ऑन पुली। एक्सीलरेशन निकाल लोगे? कितना है यहां 70, यहां पे कितना है 40, यहां कितना है 10 वाले का 60, इस वाले का 30, तो 90 रोक रहा है, 110 इधर है, नेट कितना आया 20, और ये कितना है 15 और 15 30, तो एक्सीलरेशन कितना आया 2/3 का। और एक्सीलरेशन अगर 2/3 है, मुझे यहां का टेंशन निकालना है, क्योंकि मुझे इसका फोर्स चाहिए तो ये टी चाहिए, और ये टी बराबर होंगे। मैं कहीं एक जगह से निकाल लूं, यहां से निकाल लूं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो इस टेंशन की जिम्मेदारी इस 60 और 30 90 को बैलेंस करना है, प्लस इस 15 को 2/3 का एक्सीलरेशन भी देना है। तो टेंशन कितना आया 100। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं इस तरफ से। अगर मैं इसको ही कंप्लीट सिस्टम मान लूं, इसको कंप्लीट सिस्टम मान लूं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है इस पे 110, और ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो इस 110 में से 15 इंटू 2/3 खर्च हो गया, तो बचा कितना 100। और अब हमें पुली पे फोर्स चाहिए, तो पुली पे फोर्सेस ये 100 न्यूटन, थ्रेड ऑलवेज पुल्स 100 न्यूटन। और अब जरा ये एंगल देखें, ये 30 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये 180 माइनस 30 माइनस 37। अब कोसाइन रूल लगा के हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि नेट फोर्स आएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन। क्लियर? बोलो। हाँ, पुली चिपकी हुई है एक तरीके से, थ्रेड फ्रिक्शन है, थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन है। अरे कैसे टेंशन के बराबर कैसे हो? फ्रिक्शन ही तो टेंशन है। अरे एक मिनट, धागे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। धागे पे क्या ये समझ में आ रहा हो, 5 किलोग्राम को धागा 100 न्यूटन से खींच रहा है, ये सही है? तो थ्रेड को ये भी 100 न्यूटन से खींच रहा होगा, ये बात सही है? अब थ्रेड एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर 100 न्यूटन इधर आया है तो किसी और ने 100 न्यूटन लगाया होगा, और किसने? थ्रेड और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है उसने। तो दरअसल यहां फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा है कि यहां फ्रिक्शन है, और अब थ्रेड पे लगाओ तो ये फ्रिक्शन 100 न्यूटन का लगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इसने पुली पे 100 लगाया और इसने इस पे लगाया। आ गया समझ में? तो दरअसल इन दो के बीच में फ्रिक्शन है, वो फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन नहीं, एक मिनट, फ्रिक्शन यहां 0 होता है, पुली और एक्सिल के बीच में फ्रिक्शन 0 होता है।
ये पुली और थ्रेड के बीच में नहीं होता, अदरवाइज पुली घूमती कैसे? ये बताओ, एक मिनट। ये ऐसा था, ये 3 किलोग्राम था, ये 2 किलोग्राम था, ये ऐसा था। अब इसमें ये नीचे जाता बिल्कुल सही है, ये ऊपर जाता बिल्कुल सही है, और पुली इधर घूमती। लेकिन अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो पुली अपनी जगह रहती, थ्रेड स्लिप कर जाता। हालांकि उससे क्वेश्चंस में अंतर कुछ नहीं आता, लेकिन सच्चाई यह है कि होगा तो ये ऐसा। क्लियर? तो पुली भी घूमती है। एक मिनट, मोशन कुछ ऐसी है, देखो ऐसे, ये समझ में आया? रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इन पुली और इसके बीच में, ये ऐसे हो रहा है, तो ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, ये मोशन ऐसे नहीं हो रही है। आ गया समझ में? इसीलिए हम चाहते हैं यहां फ्रिक्शन हो, सो दैट पुली घूमे तो ये भी घूम जाए। अब ये अलग बात है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, इसीलिए घुमाने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए टेंशन थ्रू आउट सेम आ जा रही है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल, ये 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये स्प्रिंग बैलेंस। तो अब ये हमने थ्रेड काट दिया, कट एट t इक्वल टू 0। पहला, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर thread is cut. Time when block crosses rod, और तीसरा टेंशन इन at 0.5 centimeter below top end of rod after thread is cut. बातें करना बंद करें। ये लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ तो देखिए, जब बंधा हुआ है तब तो मोशन होगी नहीं, ये सोच पा रहे हो मोशन नहीं होगी? क्वेश्चन छाप रहे हो क्या? क्यों? उनको क्या छापना? अरे तो कॉमन सेंस है। आखिरी है तो छापोगे, अगली क्लास के छापना, उसमें जरूरत पड़ेगी। आओ छाप लो, जल्दी करो। छापना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम छाप के रहेंगे। चलो तो देखें, बिफोर थ्रेड इज कट,
जब हमने थ्रेड नहीं काटा होगा उस समय पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और ये मास कितना है 3 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे 30, यहां टेंशन आएगा 30 न्यूटन, यहां भी टेंशन 30 आएगा, यहां टेंशन 10 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमें रीडिंग इसकी निकालनी है तो यहां टेंशन आएगा 60। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ज्यों ही हम थ्रेड कट करेंगे सिस्टम एक्सीलरेट करना चालू कर देगा, और एक्सीलरेट में ये 3, ये मास कितना है 2, 30 माइनस 20 बाय 5, 4 का एक्सीलरेशन, क्यों? ओके 30 माइनस 20 है, हाँ 2 2, और अगर एक्सीलरेशन 2 का है तो टेंशन कितनी है? यहां पे 30 में से 6 खर्च हो गई 24, यहां 20 में 4 और चाहिए 24, और अगर यहां 24 है तो यहां 48, तो पहले का आंसर तो मिल गया 60 और 48। चलो अब पूछा है टाइम व्हेन ब्लॉक क्रॉसेस दिस, तो अब जरा सोचिए ये 2 से नीचे गया, ये कितने से गया? ये 2 से ऊपर गया, ये रिलेटिव लेंथ है, तो L रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ A रिलेटिव टी स्क्वायर। L रिलेटिव कितना है 0.2, हाफ 4 टी स्क्वायर, तो T की वैल्यू 1/√10। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट पॉइंट आया, और यह ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस मास में अगर किसी पॉइंट की टेंशन चाहिए हो, जिस भी पॉइंट की टेंशन चाहिए उसी पॉइंट पे काट दो उसको, ये एक यूनिवर्सल रूल है। 24 इधर, 20 नीचे, और एक्सीलरेशन इसका 2 था, लेकिन मुझे यहां पे चाहिए, तो जहां चाहिए वहीं पे काट दिया हमने। यहां काटते तो इस पे 20 नीचे नहीं आता, ये 20 तो पूरी रॉड का वेट है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो क्या ये समझ में आया? 20 सेंटीमीटर का 20 किलोग्राम तो 15 सेंटीमीटर का, या 20 न्यूटन 15 न्यूटन, ये झिला, और इस पे एक टी अननोन, एक्सीलरेशन 2, और इसका मास भी 1.5 किलोग्राम हो गया। अब आंसर क्या बना? T माइनस 15 इज इक्वल टू एम ए। टी की वैल्यू कितनी आई? 18 न्यूटन। और इवन इस हिस्से का बनाना होता तो हम तो भी आंसर सेम आता, बस इसका मास 0.5 kg, इस पे टेंशन आती 24, इस पे आता 5 नीचे, और इस पे आता एक टी नीचे, एक्सीलरेशन आता इसका 2, तो 24 माइनस 5 माइनस टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, टी की वैल्यू 18। क्लियर? तो बचे हुए कॉन्सेप्ट अगली क्लास में आएंगे, लेकिन होमवर्क तो अभी आएगा। होमवर्क तो आपको अपने हिसाब से कर लेना है, अपने हिसाब से जितना मैं दे रहा हूं, लेकिन उतना ही। 1 to 59, 1 to 59, और 1 मिनट, ये 1 और की 2 सिटिंग देके खत्म कर लो, या सिंगल सिटिंग लो या 2 सिटिंग, 2 घंटे में पूरे हो जाने चाहिए 1 to 59, ठीक है? क्योंकि मेनली इसमें मेंस के ही क्वेश्चन है, जिन पर नहीं लिखा वो नहीं होंगे मेंस के, बाकी तो सब पे लिखा है, सभी मेंस के।